Good morning all. Today we are starting the 7th unit. Of physics और 7th unit है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर कि मैटर की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो यूनिट है आपके प्रदीप के अकॉर्डिंग आपके 5 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है 7th A, 7th B, 7th C, 7th D और 7th E करके आपको आपकी बुक में चैप्टर्स मिलेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th A टॉपिक A चैप्टर जो कि है आपका रिगार्डिंग द सॉलिड्स कि सॉलिड्स क्या है। ठीक है, उसके बाद ये आपका होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, सेवेंथ बी आपका होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, देन आपका होगा 7th सी चैप्टर फ्लूइड्स इन मोशन, ये आपका है फ्लूइड्स एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स से ही पता चल रहा है, ये है हाइड्रोडायनामिक। इंपॉर्टेंट यूनिट है लेकिन लेंथी यूनिट है। 7th डी है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड लास्ट है आपका ई पार्ट, उसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये सारा है जो हम स्टडी करने वाले हैं अंडर दिस यूनिट। वी विल कवर अंडर 5 चैप्टर्स सॉलिड्स, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब हाइड्रो मींस फ्लूइड्स, स्टैटिक मींस एट रेस्ट तो फ्लूइड एट रेस्ट, देन हाइड्रोडायनामिक्स मतलब फ्लूइड्स इन मोशन की स्टडी करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देन ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 7th यूनिट का, दैट इज अबाउट द सॉलिड्स कि सॉलिड्स क्या है। देखिए जो आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस यूनिट स्टडी की थी 5th यूनिट, वैसे तो 7th यूनिट 6th यूनिट में तो हमने ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग स्टडी किया था, लेकिन सॉलिड्स के रिगार्डिंग जो हमने 5th यूनिट स्टडी की थी जो कि थी क्या था, उसमें रिजिड बॉडीज के बारे में हमने स्टडी किया था। तो 7th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट द सॉलिड्स। इससे पहले जो सॉलिड्स के बारे में वी हैव स्टडीड इन द यूनिट 5th जिसमें हमने बात की थी किसकी, रिजिड बॉडी की कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। क्या होती है रिजिड बॉडीज, जिसका क्या बोल सकते हैं, एक रिजिड बॉडी वो है इट हैज सम क्या होगा डेफिनेट शेप एंड साइज, जिसका कुछ डेफिनेट शेप एंड साइज हो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, रिजिड बॉडी नॉर्मली हम वो बोलते हैं कि जिसकी डायमेंशंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन नॉट नो चेंज इन डायमेंशंस, मतलब जो उसकी लेंथ ब्रेथ और जो उसका डेप्थ है वो चेंज नहीं होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। दैट मींस अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट हैज सम डेफिनेट शेप एंड साइज and whose dimensions cannot be changed. This statement of rigid body we have studied in 5th unit, but actual में इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि रिजिड बॉडी का डेफिनेट शेप एंड साइज तो होता है बट देयर इज पॉसिबल चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी की हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि जो बॉडी की डायमेंशंस है वो बेटा क्या हो सकती है, चेंज हो सकती हैं। किसकी वजह से, अंडर द फोर्स अप्लाइड। जो हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे या फोर्स जो अप्लाई करेंगे उस फोर्स के इफेक्ट से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस रिजिड बॉडी की चेंज कर सकते हैं, जिसके पास एक डेफिनेट शेप है, साइज है, लेकिन उसकी डायमेंशंस क्या है, चेंज हो सकती हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब देखिए ऐसा फोर्स जो किसी की डायमेंशंस को चेंज कर सकता है, दैट मींस वो उस बॉडी को क्या कर रहा है, डीफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब उसकी शेप को एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि
उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अ फोर्स विच इज changing the dimensions of a body is known as deforming force. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, deforming force कहेंगे। तो देखिए नॉर्मल अगर मैं बता दूं कि सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, रिजिड बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे, और इस यूनिट में वी विल स्टडी कि फोर्स के एप्लीकेशन से या फोर्स के इफेक्ट से क्या होगा कि बॉडी की डायमेंशंस विल चेंज, आइदर लेंथ विल चेंज, ब्रेथ विल चेंज, वॉल्यूम विल चेंज, और ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो यही सब स्टडी करना है इस यूनिट के अंदर। तो अगर आप मुझे एक चीज बताएं, सपोज आप लोगों ने एक स्प्रिंग ले लिया है, अगर मैं कॉमन सा एग्जांपल लूं, दिस इज अ स्प्रिंग, ये आपने एक रिजिड सपोर्ट से इस स्प्रिंग को हैंग किया है, एंड ये स्प्रिंग देखिए स्टील का बना हुआ है। ठीक है, ये है इसकी ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोल रहे हैं एल लेंथ क्या है, स्प्रिंग की है। अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में इस स्प्रिंग से एक लोड अटैच कर दिया है। लोड अटैच करने का मतलब यहाँ पे आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया है जिसका कुछ मास है। ठीक है, तो थर्ड केस में आपको पता है क्या होने वाला है, ये लोड अटैच करने से इस स्प्रिंग के अंदर क्या क्रिएट होगा, इलोंगेशन क्रिएट होगी। इलोंगेशन मतलब ये जो स्प्रिंग है, ये मास की वजह से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मास भी है और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी होगा, तो mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ देखिए ऐसे हो जाएगा कुछ, देखिए टर्न्स के बीच में गैप बढ़ गया है और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनली इसकी लेंथ थी ये, दिस मच वाज इट्स लेंथ, मतलब L, और ये देखिए इतनी लेंथ क्या हो गई है, अब इंक्रीज हो गई है। इस लेंथ को कहना है इससे डेल्टा L है। देखिए ध्यान से समझिए, पूरी यूनिट का इंट्रोडक्शन है इसी पार्ट के अंदर। ठीक है, ये मिस हो गया मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां पे भी प्रॉब्लम हो समझ लो। जब आप इस स्प्रिंग से कोई लोड अटैच कर रहे हो, तो ये जो m मास का ब्लॉक है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जितना इसका मास है और g मल्टीप्लाई कर देंगे तो F फोर्स मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है वो क्या कर जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। इलोंगेट करने का मतलब इसकी लेंथ डेल्टा L से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब ओरिजिनली अगर लेंथ L थी तो अभी लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L, और ये है न्यू लेंथ। ठीक है, इस केस में जब ये स्ट्रेच हो गया है बाय द अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मास m एट द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के एक एंड पे आपने m मास का एक ब्लॉक अटैच कर दिया, उसकी वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन क्रिएट हो गया, इलोंगेशन क्रिएट हो गया, कितनी लेंथ का, डेल्टा L का। तो अब इसकी न्यू लेंथ कितनी है, L प्लस डेल्टा L। क्लियर है बेटा? तो अब देखो, जैसे ही आप इस ब्लॉक को रिमूव कर दोगे, मतलब इस एंड से इसको हटा दोगे, फ्री कर दोगे ये वाला एंड स्प्रिंग का, तो क्या होगा, ये ओरिजिनली अपनी लेंथ गेन कर लेगा। कैसे, देखो ये वापस से उसी शेप में आ जाएगा। मतलब अगर इसकी लेंथ ये यहाँ था, तो अब ये ब्लॉक अगर आपने रिमूव कर दिया तो ये देखिए उतनी ही लेंथ इसकी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हमने स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया कि ये जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग कौन से मटेरियल की बात की हमने, किससे मिलके बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। तो स्टील का बना हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपने इस m ब्लॉक को, m मास के ब्लॉक को रिमूव किया, तो इसने वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लिया। ठीक है, और जिसकी वजह से इस स्टील के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू दैट दिस स्प्रिंग हैज अचीव्ड और गेन्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन भी बोल सकते हो। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को वी कॉल, बताइए क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं, property of the material due to which it regain its original position is known as, yes Sumit you're right, it is known as elasticity। क्या होता है ये,
इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। देखिए इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, जो आपके पास इलास्टिसिटी होगा, प्लास्टिसिटी होगा, ठीक है। कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इन छोटी छोटी टर्म्स को आपको समझना है, क्योंकि यही कंसेप्ट है इस यूनिट का बेस। तो देखिए जब आपने इस लोड को या एम मास के ब्लॉक को रिमूव किया, तो इस स्प्रिंग ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लिया है, रीगेन कर लिया है। एंड वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इस मटेरियल ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन किया है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की या उस बॉडी की। ये देखिए स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है, गेन करता है। कब, जब हम अप्लाइड फोर्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये देखिए ये क्या था, ये जो हमने एक एम मास का जो ब्लॉक अटैच किया था, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम ये बोल सकते हैं एम इंटू जी, और एम इंटू जी क्या है, एफ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो एफ था ये क्या था, अप्लाइड फोर्स था। तो इलास्टिसिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, किसी भी प्रॉपर्टी की वो बॉडी है ड्यू टू विच it regains its original position after किसके रिमूवल के, आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स अप्लाई आपने किया था, देखिए यहाँ पे एम मास का ब्लॉक आपने अटैच किया हुआ था, तो ये एक तरह से फोर्स ही लगा रहा था इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स अप्लाइड जो है उसको हटाने के बाद अगर ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल लेंथ को अगर गेन कर लेता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। क्लियर है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जो मटेरियल्स हैं हमारे पास, जैसे स्प्रिंग हो गया, दूसरे मटेरियल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के, नॉन मेटल्स के बने हुए हैं, उनके इलास्टिक बिहेवियर को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो ब्रिजेस वगैरह हैं, ठीक है, जिनपे हम लोगों ने फ्लाईओवर के जो ब्रिज आपने देखे होंगे, उनमें यही इलास्टिक प्रॉपर्टी वहां पे हम देखते हैं कि जो ब्रिज के अंदर जो एलोंगेशन होती है, जब उसके ऊपर व्हीकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो यही नेचर इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिजेस की वजह से ही, वही वाला प्रिंसिपल है, सेम यही। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स का, जो इस यूनिट में आप लोगों को आगे तक हेल्प करेंगी। फर्स्ट है आपके पास डीफॉर्मिंग फोर्स। अभी मैंने बताया था अप्लाइड फोर्स को ही हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कहेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल की डायमेंशंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब डायमेंशंस कैन चेंज, मतलब अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, और उस फोर्स के अप्लाई करने से जिस मटेरियल पे आप अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स क्या करे, अप्लाइड फोर्स, अगर उसके डायमेंशंस को चेंज कर दे, और वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड, बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाए, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है बेटा। मतलब अगर देखिए ये आपने स्प्रिंग पे मास अटैच किया था, ये एम ब्लॉक, एक ब्लॉक लिया था जिसका मास क्या था, एम। अब आपने जैसे ही इसको यहां से रिमूव किया, तो इस स्प्रिंग ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ली। तो क्या इस फोर्स को आप डीफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हो? टेल मी, जो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया एम जी का, क्या इस फोर्स को आप डीफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हो? ये स्नितिका बोल सकते हो इसको डीफॉर्मिंग फोर्स? क्या यहाँ पे डायमेंशंस चेंज हुई हैं? जैसे ही आपने इस फोर्स को रिमूव किया, ये जो स्प्रिंग है ये ओरिजिनली अपनी उसी पोजीशन में आ गया। तो क्या यहाँ पे इस केस में जो अप्लाइड फोर्स है, इस फोर्स को आप ये बोल सकते हो कि दिस फोर्स इज डीफॉर्मिंग फोर्स? कोई भी बोल सकते हो इसको डीफॉर्मिंग फोर्स?
किसी भी फोर्स को नहीं बोल सकते बेटा इसको डीफॉर्मिंग फोर्स। कोई भी फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स तभी होगा जब वो उसके डायमेंशंस को चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अगर रीगेन कर रहा है तो इसका मतलब वो फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। वो फोर्स कौन सा है उसको हम नॉर्मली बात करेंगे, कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? तो डीफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच when applied changes the configuration of the body। या फिर ये समझ सकते हो, ठीक है, आप ये समझ लो कि इतने टाइम के लिए जब हमने इसको अप्लाई किया तो इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो जब तक इस लेंथ में चेंज है तब तक हम क्या कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन जैसे ही हमने इसको रिमूव किया तो इसने क्या कर लिया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स कैसा था, अप्लाइड फोर्स था, क्योंकि इसने परमानेंटली इसके जो डायमेंशंस है उनको चेंज नहीं किया। तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है, कोई भी वो अप्लाइड फोर्स जो कि क्या कर दे, डायमेंशंस को चेंज कर दे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सेकंड, ऐसे ही आपके पास दूसरी टर्म है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, अभी हमने स्टडी किया था, इलास्टिसिटी कोई बताएगा? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करती है, रीगेन करती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। और यू कैन से डीफॉर्मिंग फोर्स के हटा देने के बाद जब अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक टर्म है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी, जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया सेम टाइम वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। देखिए, एक तो ये हो कि बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम करे, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया सेम टाइम जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडी क्या होगी बताइए? जब आपने डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया या अप्लाइड फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन रिमूव करने के बाद भी जो बॉडी है उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं किया। ए बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देखिए सपोज ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के वन एंड को आपने रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया है, दूसरे एंड पे एक एम मास का ब्लॉक अटैच कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा, F इक्वल टू mg होगा। जब आपने इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना जाके इसी पोजीशन में रह गया है। तो अब इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है बेटा। मतलब जिसमें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता है। मतलब अगर इसकी लेंथ अगर डेल्टा एल से इंक्रीज हुई थी तो ये परमानेंटली डेल्टा एल से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? तो अब इसकी न्यू लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। ये जो डेल्टा एल था ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं गया, अब ये परमानेंटली डेल्टा एल से क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्लियर? देन उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज नोन एज स्ट्रेस। अब देखिए ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, देखिए डीफॉर्मिंग फोर्स को आप यही समझिए कि डीफॉर्मिंग फोर्स वो है जिसके एप्लीकेशन से लेंथ ब्रेथ या वॉल्यूम क्या हो, चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि देखिए अगर ये एक सिलेंडर है,
ये है, ठीक है। इसके दोनों एंड्स पे आपने फोर्स लगाया, अपर एंड पे भी और डाउनवर्ड एंड पे भी। देखिए एक फोर्स आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, मतलब इसके दोनों एंड्स पे आप फोर्स लगा रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखिए ये इतनी लेंथ से क्या कर गया, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर गया, और इतनी लेंथ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर गया। समझ रहे हो? तो इसके लेंथ, ये दोनों फोर्सेस जो आपने इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के लगाए हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, उससे क्या हुआ कि अब ये जो सिलेंडर है वो देखिए इतनी लेंथ का हो गया है, मतलब उसकी लेंथ क्या कर गई है, इंक्रीज। अगर पहले लेंथ L थी तो अब कितनी हो गई है, इस लेंथ को आप क्या बोलोगे, L प्लस डेल्टा L। ये चीज समझ आई? तो ये फोर्स क्या है, एक डीफॉर्मिंग फोर्स है। अभी आप इतना ही समझिए। तो जब आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज जैसे ही होती है तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये जो अप्लाइड फोर्स है जिसको हम डीफॉर्मिंग फोर्स भी कह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, या फिर ये जो इसका जो वर्क होगा या इसका जो एक्शन होगा उसके अगेंस्ट ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब क्या है, अगर इन फोर्स, अप्लाइड फोर्स ने क्या किया है, इसकी लेंथ को अगर डेल्टा एल से इंक्रीज किया है तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, डेल्टा एल से इसकी लेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, सो दैट इसकी लेंथ जो ओरिजिनल थी वही रहे। फिर से समझिए, जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के एप्लीकेशन से अगर उस बॉडी की डायमेंशंस चेंज होती हैं, तो जैसे ही डायमेंशंस चेंज होती हैं वहां पे एक उस बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स वहां पे डेवलप हो जाता है, जिसका काम क्या है, टू टेक द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। समझ गए कि इस, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये क्या करेगा, ये बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगा, जो कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाएगा। तो आप ये समझिए, अगर ये एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे एक m ब्लॉक का मास अगर अटैच किया है तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये होगा रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, टू टेक द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करती है, किसकी हेल्प से, रीस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से। और वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये रीगेन करती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो हम बात किसकी कर रहे थे, स्ट्रेस की बात कर रहे थे। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ है। ठीक है, ये देखिए जो सिलेंडर है, जो हमने सिलेंडर का एग्जांपल लिया था, इस सिलेंडर के पर यूनिट एरिया पे जितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, इन दोनों के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक तरह से क्या है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए डीफॉर्म्ड बॉडी। डीफॉर्म्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी लेंथ क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो ऐसी बॉडी जिसकी शेप डीफॉर्म हो चुकी है, उसके अंदर जब रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है पर यूनिट एरिया, तो इन दोनों के जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है? इस चीज में किसी को कोई डाउट? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअल में मैं बोल सकती हूँ कि एक तरह से इक्वल होगा किसके, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा किसके, जो आपने अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई किया है उसके। ठीक है, अगर कब होगा, जब बॉडी के अंदर कोई परमानेंट प्लास्टिक
नेचर नहीं क्रिएट होता है। मतलब जितनी लेंथ इंक्रीज हुई, अगर उतनी ही लेंथ वापस से रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो उस केस में जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, अगर आपके पास ये जो बॉडी है वो कैसी बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, मतलब अगर जो आपने अप्लाइड फोर्स है वो उसको अगर हम रिमूव कर दे, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले, तो ऐसी बॉडी के अंदर जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के। जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर बॉडी के अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आया है, मतलब कोई भी वो बॉडी इलास्टिक नेचर की है ना कि प्लास्टिक नेचर की, तो उस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले। अमन बहुत लेट आए। स्ट्रेस क्लियर है। अब हमें देखना है कि स्ट्रेस हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डू वी हैव। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब देखो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, ये है एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो या फिर रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हो। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या होगी इसकी यूनिट, फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी -2, यही होता है, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। तो देखिए ये क्या होगा, m1, इसको माइनस में लेके जाओगे तो ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -2, मतलब l -1 और t -2, ये आपके पास हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। तो अब बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, तो स्ट्रेस हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक होता है, वैसे तो हमारे पास 2 ही टाइप की स्टडी करेंगे हमारे सब्जेक्ट में, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, और टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जो किसी भी सरफेस पे कोई भी बॉडी हो उस पे कैसे लगे, नॉर्मली, कैसे नॉर्मली, ये देखिए अगर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर अगर आप ऐसे स्ट्रेस लगाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, ऐसे फोर्स लगाओगे, ऐसे फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब जो डीफॉर्मिंग फोर्स है किसी भी बॉडी पे जब नॉर्मली एक्ट करे, देखिए ये एक सिलेंडर है सपोज, इस सिलेंडर की 2 फेजेस है, 2 नहीं, या तो ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे लगाओ, ये केस हो, ये केस हो, इन सब में जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है। लेकिन अगर सपोज करो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है इस तरीके का, और इस पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ये, तो ये फोर्स जो है वो कैसे लग रहा है, एक सरफेस की टेंजेंट की तरह, देखिए ऐसे, तो ये फोर्स कैसे है, एज ए टेंजेंट लग रहा है, तो इसलिए दूसरे टाइप का स्ट्रेस हमारे पास कौन सा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी समझ जाओगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस आप समझ गए होगे। नॉर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो वो कैसा लगाते हो, नॉर्मल लगाते हो। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे वो कैसा एक्ट करे, नॉर्मली एक्ट करे, तो उस टाइम पे जो इंटरनल फोर्स होगा, मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स वहां पे डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। समझ गए। जब आप किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स नॉर्मली लगाओगे, ऐसे ऐसे ये, तो उस केस में
उस बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा पर यूनिट एरिया, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का कौन सा होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जब आप किसी बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, कैसे, नॉर्मली, और उसकी लेंथ, उस बॉडी की लेंथ अगर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। कैसे, देखो ये आपके पास एक सिलेंडर है, ऐसे इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे आपने फोर्स लगाया, आप देख रहे हो ये अप्लाइड फोर्स है, या फिर इसको डीफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हो। तो ये अप्लाइड फोर्स कैसे लग रहा है इस सिलेंडर की सरफेस पे, देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब नॉर्मल है ये फोर्स, ठीक है। तो हमने वही बात की थी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, वो हम देख रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपका जो फोर्स आप लगाओगे ना, अप्लाइड फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स, वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मली लगना चाहिए, मतलब सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। तो इस केस में आपको पता है दोनों एंड्स पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो इस सिलेंडर की लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ऐसे अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और ये देखो अभी लेंथ ये है, समझ गए। तो मतलब इस लेंथ में अब ओरिजिनल लेंथ नहीं है, ये L प्लस क्या है, डेल्टा L। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, सॉरी, ऐसे जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, जिसमें आपने क्या किया, एक डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया विच इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। उस केस में क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी लेंथ इंक्रीज हुई है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लेंथ इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। समझ आ गया। प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर की बात क्यों कर रहे हो अभी, प्रेशर में आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर भी आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। और रिजिड बॉडीज में हम बॉडीज के डायमेंशंस में जो चेंज हो रहा है उस चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस की बात हम तब करेंगे जब किसी भी बॉडी के अंदर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उस फोर्स की एप्लीकेशन से अगर उसकी डायमेंशंस चेंज होती हैं तो हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रेस की, ठीक है। आपके पास प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है, प्रेशर भी सेम देखिए है, तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, लेकिन वहां पे डायमेंशंस चेंज हो रही हैं उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम मेनली डायमेंशंस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनली स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए एक टाइप का स्ट्रेस कौन सा था, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरे टाइप का स्ट्रेस कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जब बात कर रहे हैं तो उसमें लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा जब जो स्ट्रेस होगा वो आप समझ गए होंगे अब कौन सा होगा, जिसमें लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव से समझ गए होंगे, मतलब कंप्रेशन, मतलब लेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो इसका मतलब अब जो फोर्स आप लगाओगे वो नॉर्मली तो लगाओगे, लेकिन देखिए एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम F1 मान लेते हैं, और दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, F2। तो दोनों तरफ से आप इस सिलेंडर को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, देखिए इसकी लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये देखिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो फोर्स तो आपने लगाया वो फोर्स तो नॉर्मल था, लेकिन नॉर्मल फोर्स
जो था उसने क्या कर दिया, इसकी जो लेंथ है वो बेटा क्या हो गई है, एल से अब क्या हो गई है, सॉरी डेल्टा एल से क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो सिलेंडर है वो क्या हो गया है, इलोंगेट होने की बजाय क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि इक्वल होगा किसके, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेस का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, जिसकी वजह से इसकी लेंथ कंप्रेस हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तीसरा केस क्या है, दो टाइप के स्ट्रेस हो गए, ये नॉर्मल स्ट्रेस के पार्ट्स हैं, याद रखना। थर्ड टाइप का स्ट्रेस ये रिमूव कर दूं मैं, तो देखिए इसमें तो नॉर्मल स्ट्रेस में हमने दो टाइप के स्ट्रेस पढ़ लिए हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, जिसमें एक में लेंथ इंक्रीज हो रही है, कंप्रेसिव में लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। थर्ड स्ट्रेस हम स्टडी करेंगे नॉर्मल का ही, जो कि है क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होगा, जिसमें देखिए आप क्या कर रहे हो, सपोज हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब क्या कर रहे हो, देखिए सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब अब यहाँ पे हमने बॉडी को किस में रखा हुआ है, एक फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है और इसके ऊपर हाई प्रेशर लग रहा है। अब जो आप बात कर रहे थे ना निशांत, अब यहाँ पे समझिए प्रेशर का मतलब भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमने प्लेस किया है कहाँ, फ्लूइड के अंदर। अब फ्लूइड के अंदर अगर इसको रखा हुआ है तो इस बॉडी के हर पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एट एवरी पॉइंट फोर्स इज अप्लाइड, किसकी वजह से, ये जो फ्लूइड है ये इस बॉडी के ऊपर एट एवरी पॉइंट क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मतलब यहाँ पे इस फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, समझ गए। तो ये बॉडी जो एक फ्लूइड के अंदर रखी हुई है, ठीक है, फ्लूइड्स हम मेनली ये बात करते हैं कि जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें मोशन पॉसिबल है, सॉलिड्स को फ्लूइड नहीं बोल सकते हैं, गैसेस को, लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो किसी बॉडी को अगर हम फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो ये फ्लूइड हर पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो ये प्रेशर इस बॉडी के ऊपर ऐसे ही लगेगा, देखिए नॉर्मल है ये हर पॉइंट पे, तो ये प्रेशर क्या करेगा, इसके वॉल्यूम को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर इस केस में इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, v है, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इनवर्ड की तरफ है, इनवर्ड है, तो इस बॉडी की जो वॉल्यूम है अब देखिए वो कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये प्रेशर अप्लाई होने से हाइड्रोलिक प्रेशर, इसीलिए इसको क्या बोला है, हाइड्रोलिक प्रेशर, मतलब अ प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो ओरिजिनली v था अब ये बन गया है। अब इस वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं, v डैश, और ये v डैश क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। कितने वॉल्यूम से, ये देखिए जो वॉल्यूम घट गया है उस वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v। तो ओरिजिनल वॉल्यूम अगर v था तो अब इसका वॉल्यूम डेल्टा v से क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो मतलब ये अब इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब देखिए अब जो न्यू वॉल्यूम है वो कितना है, v माइनस डेल्टा v। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस समझ गए हो, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। समझ गए, वो स्ट्रेस ही होगा लेकिन कौन सा होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो तीन टाइप के स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस हमने स्टडी किए, कौन सा, एक था टेंसाइल जिसमें लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा क्या था, कंप्रेसिव। और तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये चीज क्लियर है।
तो ये तो थे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, टेंजेंशियल स्ट्रेस पे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस समझ आ गया है। अब जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मली नहीं लगेगा, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियली लगेगा, मतलब अलोंग द टेंजेंट होगा। और अलोंग द टेंजेंट कैसे बना सकते हैं, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सपोज ये आपके पास एक हमने एक क्यूब बना लिया है ऐसे, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो वो देखो नॉर्मली नहीं लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे, तो फिर कैसे लगाओगे, ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स। हमें जो फोर्स लगाना है वो टेंजेंशियली लगाना है, मतलब अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस। तो अगर इसकी अपर सरफेस ये है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे ही तो लगेगा। अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स हो तो इस फोर्स को हम कैसे बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो अपर वाली सरफेस है वो तो क्या है, देखिए जो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो क्यूब की ये वाली फेस है, जो बेस है, ये तो कैसी है, फिक्स्ड है। ये वाला फेस कैसा है, फिक्स्ड। तो ये जब फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो आपको नहीं लगता ये वाला जो फेस है वो इसके साथ मूव कर जाएगा इस फोर्स की वजह से, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में ये क्या कर जाएगा, मूवमेंट भी कर जाएगा। और मूवमेंट करने के बाद जो आपके पास जो शेप आएगी वो कुछ ऐसी शेप होगी, देखो इसको ध्यान से समझना। क्योंकि नीचे वाली तो फेस तो फिक्स है, वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया है वो ओरिजिनली अगर ये ब्लैक वाला था तो अब ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। समझ गए, मतलब ये भी डेल्टा एल लेंथ से शिफ्ट कर जाएगा आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स द राइट, तो ये वाली फेस भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे। समझ गए होगे आप। तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, समझ गए। तो पहले अगर ये यहाँ पे था तो अब ये यहाँ आ गया, पहले अगर ये यहाँ था तो यहाँ से भी डेल्टा एल लेंथ आगे शिफ्ट कर गया, समझ गए। तो ये आपके पास यहाँ पे जो फोर्स आप लगा रहे हो उस फोर्स को क्या बोलोगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलोगे। और ये जो टेंजेंशियल सॉरी जो स्ट्रेस यहाँ पे होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसमें हम फोर्स जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं, अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो कि इक्वल होगा किसके, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर बेटा, स्ट्रेस के टाइप्स क्लियर है, ये चीज समझ आई लास्ट वाला। क्या बात है, कुछ डाउट रह गया क्या किसी का, डाउट है तो पूछ लो। ओके चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही एक टर्म हम स्टडी करेंगे, मैंने आपको बताया था इस यूनिट में, इस आज के टॉपिक का तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही हो रहा है इस टॉपिक का। नेक्स्ट टर्म है ऐसे ही स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, अब स्ट्रेस हमने स्टडी कर लिया, देखिए इनमें कंफ्यूजन बहुत होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ही इक्वल होगा। तो इसलिए स्ट्रेस को नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन क्या है, अब वो हमें समझना है। स्ट्रेन का मतलब है जब आपने सपोज ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे के एंड पे, एक एंड पे एम मास का ब्लॉक अगर अटैच कर दिया है, तो मतलब इस स्प्रिंग के एक एंड पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है mg के इक्वल। तो ये लगने से ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई है, कितनी लेंथ से, अगर पहले ओरिजिनली अगर l लेंथ थी तो अब कितनी हो गई है, l प्लस डेल्टा l। तो यहां से स्ट्रेन का मतलब क्या है, ये रेशो है किसका, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर चेंज कितना आया है। तो चेंज आया है डेल्टा एल का, ये डेल्टा एल से इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि फोर्स आप कैसा लगा रहे हो। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है, यहाँ पे पता है ना, अभी बताया था, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे लेंथ क्या करेगी, डेल्टा एल से डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो अपवर्ड डायरेक्शन में और ऐसे, तो यहाँ पे डेल्टा एल से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज कितना है, डेल्टा एल, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, एल। तो इन दोनों के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब है, स्ट्रेन इज द रेशो किसका, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन to the original configuration, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमने एक स्प्रिंग लिया है जिसकी ओरिजिनल लेंथ तो कितनी थी, एल, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उससे क्या हुआ कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितना चेंज आ गया, डेल्टा एल का। अब मैं ये सिर्फ चेंज बोल रही हूँ, ये डेल्टा एल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्लियर है। स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कोई डाउट किसी को? अब मुझे ये बताइए कि इस स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी और डायमेंशंस क्या होंगी, कोई यूनिट होगी इसकी? भाई ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसकी नो यूनिट, नो डायमेंशंस। क्लियर? अब चलते हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्ट्रेन याद रखिए क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रेन की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के टाइप्स कितने हैं, तो पहली बात तो हमारे पास जो स्ट्रेन होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकेंड टाइप का स्ट्रेन है वो आपके पास होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, समझ गए होंगे, मतलब जिसके वॉल्यूम में चेंज हो, तो वहां पे जो स्ट्रेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा क्या होगा, थर्ड इज, हमने जो स्टडी किया था ना शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस स्टडी किया था, तो वो क्या था, टेंजेंशियल और शेयरिंग था ना, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब कब होगा, जब लेंथ के अंदर कोई चेंज आ जाए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, जब वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आ जाए। और शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, जब थीटा चेंज हो जाए। अभी मैं समझाती हूँ, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो समझ गए होगे आप, अगर ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक एंड पे अगर आपने एम मास का ब्लॉक अगर अटैच किया है, तो यहाँ पे डेल्टा एल से लेंथ क्या कर जाएगी, या तो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एल से, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ आपके पास क्या होती है, वो होती है एल, समझ गए। यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर चेंज आपने देखा था ना हाइड्रोलिक वाले में, वॉल्यूम किससे चेंज होगा, डेल्टा वी से। डेल्टा वी से इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो कितना होगा, वो होगा चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, चेंज इन वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वी से, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वी, तो ये हो गया डेल्टा वी बाई वी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब बात करते हैं शेयरिंग टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन की। तो देखिए इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बना के शो किया था कि ये देखिए, फिर से बना लेते हैं।
ये देखिए ऐसा हमने डायग्राम बनाया था, है ना। उसमें क्या किया था, हमने जो फोर्स लगाया था, जो डीफॉर्मिंग फोर्स था या अप्लाइड फोर्स था, वो बेटा अलोंग द टेंजेंट था, कुछ इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या हुआ था, ये जो फेस था वो तो क्या था, फिक्स्ड था, मतलब ये तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये जो बाकी फेज है, ये देखिए इसकी लेंथ, इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा आ गया था, है ना। और यहां से भी ऐसे हो गया था। ये कुछ ऐसे बन गया था, है ना। तो मुझे ये देखिए, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो कितना एंगल का चेंज हुआ है, थीटा एंगल का चेंज हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये कितना है, डेल्टा एल, ये भी कितना है, डेल्टा एल। मतलब डेल्टा एल से ये जो फेज है वो क्या कर गई है, शिफ्ट कर गई है। और ये लेंथ कितनी है, एल। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास थीटा आएगा, इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लेंथ के अंदर चेंज हुआ है डेल्टा एल से शिफ्ट कर गया है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल थी। तो ये आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन थीटा डेल्टा एल बाय एल। हाँ बेटा इनफ है, इतना ही कराऊंगी, बस थोड़ा सा और कराना है। चलो ठीक है, काफी है आज के लिए। एक बात सुनो, ये जो भी कराया है आपको,